कॉमिक्स की दुनिया चैनल लाए है। राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक्स अवशेष तीसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 और 2 देखें। ये सीरीज खत्म होने के बाद में जनता की डिमांड पर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को कौन सी कॉमिक्स वीडियो चाहिए उसका नाम कमेंट में बताएं। मेरे पास होगी तो जरूर बनाऊंगा, आपका नाम भी लूंगा वीडियो में। तो एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और वह ये कि ये मानव नहीं है। अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर कवच एक्टिवेट कर दिया। ये हमको नहीं देख सकते। चलो अब फटाफट अपना काम करो और यहाँ से निकल लो। यहाँ पर कुछ है। मुझे मिलने वाली तरंगें और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। वह शख्स ये भूल गया कि वे तो इन सर्पों की नजरों से ओझल हो सकते थे, लेकिन जमीन ओझल नहीं हो सकती थी। यहाँ पर कुछ है। चिंता की बात नहीं है। ये हमें न तो देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, और हम भी इनको छू नहीं सकते। ये ठीक उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर हमको काम करना है। अगर काम पूरा करना है तो हमें सामने आना ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई नहीं, यंत्र तुम रखो, मैं इनको संभाल लूंगा, और अगर मार न पाया तो दूर ले जाऊंगा। तब तक तुम अपना काम कर लेना। तो ये बात थी। यहाँ पर जो कुछ भी है जमीन के नीचे है। पर ये आक्रामक क्यों है? हमने तो इस पर हमला नहीं किया, उन सैनिकों ने भी नहीं किया था जिनकी इसने अकारण जान ले ली। इसके अंदर काफी गर्मी है, इसको ठंडा करना जरूरी है। अरे कहाँ गया? अरे क्या किया तुमने इसके साथ? बस इसके दिमाग में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको भी ऐसी ही अच्छी नींद दिला सकता हूँ। अमोर, अमोर इस काम में एक्सपर्ट है। छोटा सा नाम है मेरा। अपने नाम को थोड़ा सा बड़ा कर लो। अमोर की जगह नो मोर रख लो। अमोर अपना नाम बढ़ाता नहीं बल्कि दूसरों का मिटाता है। तुम में कुछ अलग बात जरूर है, लेकिन फिर भी तुम मेरे तंत्रवार से नहीं बच पाओगे। तंत्र मंत्र की ध्वनिक शक्तियों को हम डिकोड कर चुके हैं और उनको अपने अनुसार प्रयोग करने का तरीका भी ढूंढ चुके हैं। ऐसे, अरे इसकी मौत तूने अपने ऊपर ले ली। चलो, मरना तो तुझे भी था ही, थोड़ा आगे पीछे मरने में। कोई बुराई नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू नागराज नहीं हो सकता। ये धोखा है। भला नागराज यहाँ पर कैसे आ सकता है? ये वही फोटोन फ्लैशर है नागराज, पर इस बार तू इनसे नहीं बचेगा। इस बार इन किरणों का असर मुझे नहीं पता, इसीलिए सबसे पहले इनको अपने तक पहुंचने से रोकना होगा। अरे, किरणों का स्पर्श होते ही ईंट कोयले में बदल गई पल भर में। बड़ा घातक असर है फोटोन रेंज का। फोटोन री के पहले ब्लास्ट से तो तू बच गया नागराज, पर अब बम तेरे चारों तरफ एक साथ फटेंगे। इनसे तू कैसे बच पाएगा? बचने का रास्ता तो था, पर बमों को जमीन तक पहुंचने, टकराने और फटने में एक पल से ज्यादा का वक्त नहीं लगना था। पर नागराज के सर्प ज्यादा तेज थे। घातक किरणें नागराज तक नहीं पहुंच पाई। सौदांगी, तुम मेरी मदद करने पर ध्यान लगाने के बजाय इसके जैसे औरों को ढूंढने में लगाओ। मुझे शक है कि ये अकेला नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इससे उलझे रह जाएं और कोई और अपना काम करके निकल जाए। सही कहा नागराज, मुझे भी कुछ ऐसा ही शक है। पर अगर यहाँ पर कोई भी है तो वो तंत्र चक्षु से बच नहीं पाएगा। शक की पुष्टि हुई। यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड भी है। ये मामूली तंत्र नहीं है। यह मेरे अदृश्य रूप को भी उजागर कर रहा है और मुझे बांध भी रहा है। ठीक समझी। तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मेरी कमजोरी जैसे ही बताई।
मैंने अपने तंत्रवारों का स्टाइल चेंज कर दिया। अब बताओ क्या है ये द्वीप? कौन हो तुम लोग? और क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम तो ऐसे पूछताछ करने लगी जैसे मैं वाकई तुम्हारी हिरासत में आ गई हूँ। वैसे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, न फायदा न नुकसान। इसीलिए भलाई इसी में है कि जब तक जान तुम्हारे शरीर के अंदर है तब तक यहाँ से चले जाओ। तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ये टाटिना का वादा है। टाटिना काफी चटपटा नाम है। चलो हम चले जाएंगे, पर तुमसे रिटर्न गिफ्ट जरूर लेंगे। गिफ्ट? मेरे पास उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं है ना? ये अनोखा सा पुराना सा गैजेट, ये दे दो, हम शांति से वापस चले जाएंगे। ये सौदांगी का वादा है। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, और इस वक्त मेरे पास तुमको देने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, मौत। सौदांगी, ये वार अस्थायी था, इसको वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अमोर ने भी नागराज को उलझाया हुआ है, इसी बीच मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। पता नहीं काम ठीक से हो पाया है या नहीं, लेकिन स्थिति में इससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता, खास तौर से जब तक नागराज यहाँ पर हो साक्षात। उपस्थिता, तू उड़ सकता है, वह भी बगैर प्रोपेलर स्नैक्स के। तुम काफी उलझुल बक रहे हो। अब मैं पूरी स्थिति तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, और वह भी सिलसिलेवार तरीके से। तुम गायब कैसे होते हो ये तो मुझे नहीं पता, पर जब तक मुझे सच्चाई और सौदांगी दोनों नहीं मिल जाते तब तक तुम गायब नहीं हो सकते। आह, विद्युत सर्प, ये मुझे अपने हथियारों से संपर्क नहीं करने दे रहे हैं। मेरा काम तो पूरा हो गया है, पर अमोर को यहाँ छोड़कर जाने का अर्थ है पूरे ऑपरेशन को खतरे में डालना। अब मुझे भी इस लड़ाई में कूदना होगा। नागराज ने दोनों हमलावरों को अपने शिकंजे में कस लिया था, उनका भाग पाना असंभव था। पर उनका रुक पाना भी उतना ही नामुमकिन था। अब सारा खेल किस्मत पर निर्भर था, और किस्मत अमोर और टाटिना के साथ थी। रुक जाओ नागराज, मुझे और अमोर को आजाद करो, वरना मैं इस लड़की को इसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। सौदांगी वापस आ गई। मैं इसकी जिंदगी के साथ कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। ठीक है, मैं अपने सर्पों को वापस बुला लेता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। नहीं नागराज, अभी मुझमें इतना दम है कि अपने आप को जिंदा रख सकूं। अमोर, तैयार रहो, मैं एस्केप को एक्टिवेट कर रही हूँ। भागने की कोशिश करके भी देख लो, मेरी तंत्र शक्ति तुमको भागने नहीं देगी। ये सचमुच मुझे जाने नहीं देगी, और अगर हम समय पर सूचना एम तक नहीं पहुंचा पाए तो? ऐसा नहीं होगा, सूचना पहुंचाने के लिए मुंह की जरूरत होती है, हाथ की नहीं। मैं समझ गई अमोर, अब हमारा मुंह एम तक जरूर जाएगा। कमाल है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है, भागने के लिए हाथ कटाना तक मंजूर कर लिया। ये महाविशाल द्वीप और फिर उस पर कई किस्म के प्राणियों का आना, और फिर ये घटना, मामला बहुत गहरा है। मुझे लगता है ये द्वीप कोई खतरनाक आपदा लेकर आया है। अब इसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। Z+ कैटेगरी का इंतजाम। अब से इस द्वीप के चप्पे चप्पे पर हमारे गाइस तैनात रहेंगे, और मैं अपने आप को फ्री रखना चाहता हूँ, ताकि अगर कहीं से कोई इमरजेंसी कॉल आए तो मैं तुरंत वहां पर पहुंच सकूं। अभी जो कुछ हो रहा है उसे देखकर यही लगता है कि मुसीबत सिर्फ यही नहीं, कहीं और पर भी आ सकती है, किसी भी समय। समझ में नहीं आया कि इसी जगह को ऑपरेशन के लिए क्यों चुना गया। इस डैम रिजर्वोयर की गहराई 2 किलोमीटर है, और पानी का बहाव 30 फीट प्रति सेकंड, और हमको अपना काम इसके तल तक पहुंचकर करना है। वो इसीलिए ताकि अगर एक बार हमने अपना काम पूरा कर लिया तो फिर हमारे काम को बिगाड़ने के लिए कोई वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। और अगर ये काम आसान होता तो एम हमको कभी नहीं चुनता। एम की समझदारी पर भरोसा रखो, ये तो एम के दुश्मन भी मानते हैं कि एम से ज्यादा तेज दिमाग वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। धार बहुत तेज है, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं पानी का दबाव बढ़ रहा है, पर यह आदेश एम का है, इसे हम जान देकर भी पूरा करेंगे। तुम लोगों को हर बार काम पूरा करने के लिए जान क्यों देनी पड़ती है? ये कौन बोला? तो बोला यूनिट 4। नहीं, ये आवाज तो नागराज की लगती है। इस पर ध्यान मत दे, ये सिक्योरिटी वालों की ट्रिक है।
उन्होंने शहर में भी जगह जगह पर नागराज की इंटरएक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग के गैजेट फिट करवा रखे हैं। उससे नागराज की सिर्फ आवाज आती है और वारदात करने वाले को ऐसा लगता है कि नागराज इच्छाधारी अदृश्य रूप में कहीं आसपास ही है। वो डरकर वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। पर ये तो नागराज ही नजर आ रहा है, पानी में घुला हुआ। ये नागराज की नई चाल है। इसने हमसे ना जाने कितनी शक्तियां छुपाई हैं। जब देखो कोई नई शक्ति निकाल लाता है। नागराज कितनी भी चालें चल ले, पर मैग्नम इससे हमेशा एक कदम आगे की सोच कर चलता है। इसीलिए नागराज कभी मैग्नम तक नहीं पहुंच पाया। नागराज का अति आत्मविश्वास आज उस पर भारी पड़ गया था। यही वो जगह है जहां पर हमें अपना काम करना है। पर हमें करना क्या है, जल्दी बताओ। अब मैं ज्यादा देर तक इस गहराई का प्रेशर झेल नहीं पाऊंगा। तेरी याददाश्त कमजोर है क्या? जब मैं प्लान समझा रहा था तो तू सो रहा था क्या? या भूलने का नाटक कर रहा है? क्योंकि ड्रिल तो तुझे ही करनी है ना। जल्दी कर, नागराज को वापस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर कितना बड़ा होल? होल के अंदर रखना क्या है? ये थर्मल ब्लास्टर। इसके साइज का होल ड्रिल कर। बस जितना जानना था वो जान लिया। तो चालू हो जा। आज पूरा महानगर प्रलय का सीन देखेगा। चालू हो जाऊं? ये ले। ये क्या किया? तू पागल हो गया है क्या? पागल होने की बारी तो तुम्हारी है। बस एक नजर डाल मेरी शक्ल पर। नागराज, तू तो वहां ऊपर बर्फ में कैद था। वो सिर्फ मेरे शल्क थे। पानी में घूमते मेरे शल्क बर्फ में ढक गए और मैं यहाँ आ गया, तुम्हारे ही साथी के सूट में। पर टेस गया कहाँ? किसी के काम आ गया। भूख मिटा रहा होगा किसी जानवर की। जैसे कि अब तुम मिटाओगे। तुम लोगों का प्लान जानने के लिए तुम लोगों को यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था कि मैं आया और नाकाम रहा, बर्फ में कैद होकर रह गया। नागराज का आतंक हरता रूप नजर आने लगा था। जो पुलिस भी था, जज भी और जल्लाद भी, यही बम लगाकर तू डैम को उड़ाना और महानगर में प्रलय लाना चाहता था ना। ये अभी भी फट सकता है। कमाल है, तू अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि अब तक तू डर से मर गया होगा। चल अच्छा ही है, क्योंकि तेरे लिए मैंने वह मौत सोच रखी है जो मैग्नम ने महानगर वालों के लिए सोची थी, यानी जल समाधि। हम हवा में रहें या पानी में, फर्क नहीं पड़ता। प्रस्तर्प नाग, तो तुम भी जा मिले हो मैग्नम से, और तुम्हारे यहाँ पर होने का अर्थ यह है कि मैग्नम को मेरे आने का भरोसा था। मैं उसी के साथ हूं जो मेरे अनुकूल माहौल बनाएगा। इच्छाधारी रूप तो सिर्फ 100 वर्षों में मिल जाता है नागराज, और सहस्त्रधारी रूप 1000 वर्षों में, पर प्रस्तर रूप 2000 वर्षों में मिलता है। मैंने मानवों की प्रगति के कारण कई प्रजातियों को मरते देखा है, और मैग्नम इस प्रगति का रुख वापस मोड़ना चाहता है, इसीलिए मैं उसके साथ हूं। एक सन की खून के प्यासे हत्यारे के साथ होश में आओ प्रस्तर्प। प्रगति की या विनाश की धारा हम न चलाते हैं न मोड़ते हैं। कई मानव खुद भी अन्य प्रजातियों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ हैं, पर उनको रोकने का तरीका उनकी सामूहिक हत्या नहीं हो सकता। मैग्नम को मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। और मैं तुमको उसे रोकने नहीं दूंगा। थर्मल बम अभी भी आधा सलामत है। इस डैम को तोड़ने के लिए आधा ही बहुत है। डैम टूटने से पहले मैं तुझे तोड़ दूंगा। तुम्हारे नाक स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। नागराज पर प्रस्तर्प का चट्टानी शरीर ज्यादा कठोर है। तुम्हारा शरीर प्रस्तर्प के कठोर शस्त्रों को सहने योग्य नहीं है, और ये शस्त्र मेरे विष में बुझे हुए हैं। ये तेरे शरीर के स्नायु तंत्र को जगह जगह से काटकर तेरे शरीर को पनगू कर देंगे, और मेरा अनोखा विष तेरे दिमाग को। उसके बाद मैं तुझे बहुत धीरे धीरे मारूंगा, उतना ही तड़पा कर जितना मैं तड़पा हूं। मेरा प्रतिरोधक तंत्र मेरे स्नायु तंत्र को भी ठीक कर लेगा और इसके विष की काट भी बना लेगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वक्त के लिए मुझे अपने शरीर को फैलाकर इस विष के शरीर में फैलने की गति को धीमा करना होगा। और साथ ही साथ प्रस्तर्प की भी।
पानी की अभेद्य दीवार। नागराज संभल रहा है। अगर एक बार यह संभल गया तो यह मुझे संभलने नहीं देगा। मेरे पाषाण नाग नागराज द्वारा खड़ी की गई पानी की दीवार को काटकर उस तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद शुरुआत होगी नागराज के अंत की। ये सर्प भी मेरी तरह जीवित पाषाण कोशिका से बने हैं, इसीलिए ये बहुत तेजी से द्विगुणित होंगे और देखते ही देखते नागराज का फैला हुआ शरीर इनकी कैद में होगा, गेहूं की तरह दो पाटों के बीच में पिसने के लिए तैयार। देखता जा नागराज, अब इस डैम का और तेरा अंत एक साथ ही होगा। तल में छेद तो मैंने कर दिया है, अब बस थर्मल बम को सीक्रेट कोड से एक्टिवेट करना है। ये 2 मिनट बाद फटेगा और इसकी लेजर रेंज डैम की दीवारों को कागज की तरह काट डालेंगी। कुछ ऐसा ही हाल तेरा होगा और तेरी मौत की खबर से पहले महानगर वालों तक खुद मौत पहुंच जाएगी। तुम ऐसे भाग नहीं सकते प्रस्तुत, या तो तुम मुझे कोड बताओगे ताकि मैं थर्मल बम को बंद कर सकूं, या फिर तुम मेरे साथ यहीं पर मरोगे। कमाल की शक्ति है तुम में नागराज, शारीरिक भी और मानसिक भी, पर ये शक्तियां अब तेरे काम नहीं आएंगी, क्योंकि पाषाण सर्प तुझे पीसकर तेरा कचूमर बना देंगे। आह, पानी के भीषण दबाव को तो नागराज अब तक किसी तरह सह रहा था, पर पाषाण सर्पों का दबाव उसकी सहन शक्ति को भी तोड़ रहा था। ठीक है प्रस्तुत, अगर मैं नहीं बचा, महानगर नहीं बचा, तो तुम भी नहीं बचोगे। फटने दो बम को। छोड़ दे नागराज, जाने दे मुझे। तू बम को बगैर डिफ्यूज किए यहां से नहीं जा सकता। मैंने ऐसा किया तो मैग्नम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी थर्मल ब्लास्टर को एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद बंद नहीं किया जा सकता। अब तो ये फटकर ही रहेगा, चाहे मैं मरूं या जीऊं। वैसे तू अपनी और महानगर वालों की चिंता कर, मुझे तो ये थर्मल ब्लास्ट भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बम फटे या न फटे, सोचने का यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि बांध को टूटने से कैसे बचाया जाए। चाहे बम फटे या न फटे। बिंगो, मुझे अंदाजा था कि प्रस्तुत का मजबूत शरीर बम के खतरनाक प्रभाव को ज्यादा दूर तक फैलने से रोक लेगा। मेरे शरीर पर लिपटी जहरीली कोशिकाएं भी इसी के प्राण तंत्र से जुड़ी हुई थीं, इसलिए इसके नष्ट होने के साथ साथ मेरे शरीर पर लिपटी इसके पाषाण सर्पों की कोशिकाएं भी नष्ट हो रही हैं। पर प्रस्तुत सिर्फ नष्ट हुआ है, मरा नहीं है। उसकी कोशिकाओं को फिर से जुड़ने में चाहे समय लगे, पर वे जुड़ेंगी जरूर। प्रस्तुत वापस आएगा, पर अभी तो मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। सच पूछो तो ये बांध उसी के कारण बच पाया है। शाबाश नागराज, अगर तुम प्रस्तुत के हाथों मारे जाते तो मुझे बहुत अफसोस होता। सच पूछो तो मेरा जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाता, और फिर धरती वालों तक मेरा संदेश कौन पहुंचाता। मैग्नम, पहले मुझे थैंक यू बोलो। दरअसल जिस मुखबिर ने तुमको डैम उड़ाने की योजना की खबर दी थी, उसको खबर हमने खुद ही दी थी। यानी तुम चाहते थे कि मैं यहां पर आऊं और इनको डैम उड़ाने से रोकूं, पर क्यों? ये तुम समझ सकते तो मैग्नम बन जाते। यानी तुम चाहते थे कि मैं यहां पर आऊं, यानी इस वक्त मैं यहां पर रहूं और तुम कहीं और अपना काम आराम से कर सको। लो, तुम तो समझ गए। वैसे मेरा काम हो चुका है। अब पूरी दुनिया की जान मेरी मुट्ठी में है। 300 करोड़ जिंदगियां सिर्फ तब तक जिंदा हैं जब तक मेरा इशारा नहीं होता, और यही खबर तुमको इस दुनिया को चलाने वाले अपने आकाओं तक पहुंचानी है। सुनो। मैग्नम बोलता गया और नागराज की आंखें फैलती चली गईं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने ऐसा कर दिया है, और अब दुनिया वालों के पास मेरी शर्तें मानने के लिए सिर्फ 1 महीना है, सिर्फ 35 दिन। अब तुम सोच रहे हो कि इस फोल्ड क्यूब में मौजूद फ्रीक्वेंसीज की मदद से तुम मुझे ट्रेस कर लोगे, पर पहले तुम अपना हाथ बचाओ, क्योंकि काम हो जाने के बाद ये हो जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑफ। इतनी गलतियां, 300 करोड़ की आबादी और 35 दिनों का महीना, और उस पर से माथे पर कवच लगाए नागराज। ये गलतियां ही हैं या हम गलत समझ रहे हैं? कहीं हमारी दुनिया किसी तरह से बदल तो नहीं गई? और अगर अब तक नहीं बदली, तो क्या ये सारे संकेत बदलाव के हैं? अगर हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बदलाव का रास्ता अक्सर विनाश के द्वार से होकर जाता है।
मैग्नम ब्लफ मार रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मत भूलिए गवर्नर साहब कि उसके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, और मुझे पूरा यकीन है अब तक उसने उस गैजेट के कई प्रतिरूप बना लिए होंगे। वो इसी बात का फायदा उठा रहा है। यह कोई नहीं जानता कि वो गैजेट काम करने लायक था भी या नहीं। उसने कहा है कि अगर 30 घंटे तक उसको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह अपनी शक्ति का नमूना दिखा देगा। अगर वो सच कह रहा है तो कयामत के बटन पर मैग्नम ने अपनी अंगुली रखी हुई है और हम उसको रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं, सिर्फ एक रास्ता है, हमको 30 घंटों के अंदर अंदर मैग्नम तक पहुंचना पड़ेगा। पूरी दुनिया के चप्पे पर फैल जाओ, मरने या मारने का वक्त आ गया है मेरे नागू, और मैग्नम के हर ठिकाने को तबाह कर दो। चूहा तभी बिल से बाहर आता है जब बिल में पानी भर जाता है, पर तब कोई क्या करे जब चूहा बिल में ही ना हो। हमने मैग्नम के सभी ज्ञात ठिकानों पर रेड की, पर कुछ पता नहीं चला, बल्कि कुछ ठिकानों पर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैग्नम को हमारे आने की खबर हो गई हो और वह तुरंत ही वहां से निकला हो। इसका मतलब कोई हमारे मूवमेंट की खबर मैग्नम तक पहुंचा रहा है। कौन हो सकता है वो शख्स? इसी का तो पता लगाना है सौदांगी। अगर हम उस शख्स तक पहुंच गए तो मैग्नम भी हमारे सामने होगा। मैग्नम का पता सिर्फ एक शख्स जानता था, खुद मैग्नम। हमने पूरी कोशिश की मैग्नम, पर पता नहीं हम अपने प्रयास में पूरी तरह से सफल हो पाए या नहीं। हमें नागराज का सामना करना पड़ा। हमारी इच्छा तो उससे लड़ते हुए जान देने की थी, पर आपके आदेश के अनुसार हम अपने अंगों का बलिदान करके आपको सूचना देने के लिए वापस आए। तुम असफल नहीं हुए। मुझे पुराने नगर से सिग्नल मिल रहे हैं, अब बस फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब दुनिया को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। उसे मेरे नियमों के अनुसार चलना ही होगा, चाहे मन से या मर मर के। अब नागराज को झटका देने का वक्त आ गया है। यहाँ का मैंने चप्पा चप्पा छान मारा है। यहाँ पर उधर कोई है, मैडम को खबर करो तुरंत, तब तक हम देखते हैं। मैडम, यूनिट 23 से बोल रहे हैं। हम सेक्टर 48 में हैं। यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। कौन? कैसा है वह? अभी देखा नहीं है मैडम, हम उसी के पीछे जा रहे हैं मैडम। हे शेषनाग, इस प्रजाति का प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा मैडम। महानगर, फिर एक और बोर दिन, जाकर कंट्रोल पैनल के सामने बैठ जाओ और नजरें दौड़ाते रहो। कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए यार। हाँ यार, पिछली बार पावर यहाँ 100 साल पहले गई थी, वह भी 5 मिनट के लिए। सुन, हड़ताल करते हैं। किस बात पर? सैलरी मोटी है, सारी सुविधाएं फ्री में मिलती हैं, और क्या चाहिए? तो फिर भगवान से दुआ मना कि भूकंप आ जाए और ये बिल्डिंग ही गिर जाए। एक्साइटमेंट भी होगा और छुट्टी भी मिलेगी। भगवान तो नहीं, पर शैतान जरूर उसकी सुनने वाला था। सुनो महानगर के वासियों, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को मैंने अपनी शर्तें मानने के लिए 1 दिन का समय दिया था। अब उसमें सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। लो नागराज, तुम यहाँ पर हमको अपनी नाकामयाबी की खबर सुनाने आए थे, और वहां पर मैग्नम अपनी कामयाबी का लहराता झंडा दिखा रहा है। अभी पता चल जाएगा कि ये ब्लफ मार रहा है या नहीं। ये इसको पकड़ने का अच्छा मौका है काउंसिलर। मैग्नम इतना मूर्ख नहीं है, ये उसकी लेजर इमेज है। इसके पास जो कुछ भी जाएगा खाक हो जाएगा। इस इमेज को ट्रेस करो, पता करो कि ये कहाँ से प्रोजेक्ट की जा रही है। ये इस ड्रामे का सिर्फ आधा भाग है, बाकी आधा भाग यहाँ पर खेला जाना था। समझ में नहीं आता, पहले से ही गिरने के लिए तैयार इमारत को गिराने के लिए ये नमूने कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। हमारा काम सवाल पूछना नहीं, सुरक्षा करना है, और वो हम अपनी जान देकर भी करेंगे। पता नहीं मर जाना वफादारी दिखाने का कौन सा पैमाना है, पर अगर तुम लोगों को वफादारी ऐसे ही दिखानी है तो सुंडा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सुंडों का खिंचाव किसी वैक्यूम पंप की तरह शक्तिशाली था, और इसको रोकने का एक ही तरीका था। सक्शन का रास्ता रोक देना। शक्तिशाली वार है। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो सुंडा के खिंचाव को रोक दे? सौदागी, बता तू कहाँ से आया है और क्यों आया है?
आप तो सचमुच सोडांगी लग रही हो, पर आप तो असंभव, मुझे भ्रम हो रहा है। अभी फैसला हो जाएगा। तू सोडांगी है तो मुझसे बचकर दिखा। अब तेरी सुंधों में न हवा रहेगी न ही हवा का दाब। ये क्या? किसमें इतनी शक्ति और इतना साहस है कि मेरे तंत्र को काट सके? ये नहीं हो सकता। और ठीक इसी वक्त, अरे, जमीन में एकाएक गड्ढा कैसे हो गया? जरूर पुरानी नगरी में किसी ने जमीन खोदी होगी। हाँ, अब मियाद बीतने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। उसके बाद तुम सबकी जानें मेरी एक अंगुली पर टिकी होंगी। ये सच था। सोडांगी ने सुंडा पर जो घातक वार किया था, उससे हुए गड्ढे का असर यहां पर नजर आ रहा था। विनाश को टालने की कोशिशें जारी थी, चाहे अनजाने में ही सही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसकी शक्ल तो मेरे जैसी होनी संभव है, पर इसकी तो शक्तियां भी मेरी शक्तियों का ही दूसरा रूप है। सूंडा, जल्दी करो, ध्वस्त कर दो इस इमारत को। पता नहीं मैं इसको कितनी और देर तक रोक पाऊंगी। हमने इस नगरी की सुरक्षा का वचन दिया है। मैं कम से कम जान रहते तो ये वचन नहीं टूटने दूंगी। तुमने अपनी शक्तियों का रुख इमारत की तरफ कर अपनी सुरक्षा को कमजोर कर लिया है। हटा लो ये कवच वरना बेमौत मारी जाओगी। सोडांगी अपनी जान दांव पर लगाकर अपने कर्तव्य को पूरा कर रही थी। मैंने शीतनाग और नागू को भी यहाँ पर बुला तो लिया है, लेकिन पता नहीं उनके यहाँ पर आने तक मैं टिकी रह पाऊंगी या नहीं। मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूं। मदद अभी पहुंची नहीं थी और सोडांगी की शक्ति क्षीण होने लगी थी। हाँ, ये गिर रहा है, मिट रहा है। देखो, मैंने कुछ किया भी नहीं और ये विनाश शुरू हो गया। अब ये पूरी इमारत गिरेगी और महानगर का एक भाग अंधेरे में डूब जाएगा। अंधेरा जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ। पर यह इमारत गिर क्यों नहीं रही है? अब तक तो इसको गिर जाना चाहिए था। बस कहीं कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ तो हो चुकी थी, पर सोडांगी के लिए उसके होश तेजी से गुम हो रहे थे और मदद अभी भी दूर थी। इसको कहते हैं आत्महत्या करना। अब तू इमारत के खंडहरों को गिरा सुंडा, और मैं इसको गिराती हूँ। सोडांगी का वार तो चला, पर अपने निशाने तक पहुंच नहीं पाया। अरे, ये कैसा अजीब सा अवरोध है, और इसमें मेरे वार को रोकने की क्षमता भी है। ये क्या चीज है, और इस पर मेरा तंत्र वार क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये नागरानी के काले बाल हैं। किसी भी तंत्र शक्ति को सोख लेने की क्षमता है इनमें। नागरानी, यानी कि नागरानी। ऐसा भी कहीं होता है। पर तू यहाँ पर कैसे आ गई? ये तो मैं भी नहीं जानती, पर अगर मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ तो इसका कारण कुछ जरूर होगा। मेरे रहते यहाँ पर कोई और विनाश नहीं होगा, पर नागरानी अपने दुश्मन को पीछे हटने का एक मौका जरूर देती है। वापस चली जाओ सुंडा, गड़बड़ है। अपना काम जल्दी पूरा करो। इस ढांचे को गिरा दो, पूरी ताकत लगाओ। नहीं कर सकता। बालों ने पूरे ढांचे को घेर लिया है। तो अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। मुझे तो यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा है। वापस चलो। न मुझे अपने यहाँ पर आने का कारण समझ में आ रहा है, और ना ही इनके आने का कारण। सोडांगी, तुम कहाँ? अरे नागरानी, तुम यहाँ पर कैसे? और सोडांगी को क्या हुआ? ये अपनी जान की परवाह न करते हुए इस खंडहर को बचा रही थी। अगर मैं वक्त पर न आती तो न तो खंडहर बचता और न ही सोडांगी। पर इस पर हमला करने वाले थे कौन? सोडांगी? सोडांगी मतलब दूसरी सोडांगी। दूसरी सोडांगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बताओ कि ये सब क्या है? इन खंडहरों में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं जिनको बचाने के लिए तुम लोग मरने को भी तैयार हो? शीतनाग पुरानी नगरी के उभरने और यहाँ पर विचित्र घटनाओं के घटने की दास्तान सुनाता चला गया। मैं कुछ समझ रही हूँ। ये जरूर किसी दूसरे डायमेंशन का चक्कर है, ऐसे ही किसी दूसरे डायमेंशन का जहाँ से मैं आई हूँ। और ये पुरानी नगरी उस आयाम से इस आयाम में आने का द्वार है, खुला रास्ता। उस आयाम से इधर आने वालों के इरादे क्या है, यह मैं नहीं जानता,
और न ही जानना चाहता हूं, और तुम्हारा आना इस बात का सबूत है कि ये खंडहर एक आयाम द्वार है। इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस नगरी को ध्वस्त करना पड़ेगा। पर पहले नागराज से सलाह करनी होगी। बताओ कहाँ पर मिलेगा नागराज? मैं सौदांगी को लेकर उसके पास जाऊंगी और उसकी राय जानूंगी। नागराज तो महानगर में ही मिलेगा, पर किस स्थान पर यह बताना मुश्किल है। नागराज की सहमति मिलते ही हमको इस नगरी को नेस्तनाबूद करना होगा। नागू, एकदम शॉर्ट नोटिस पर। ये स्पेशल इफेक्ट डिपार्टमेंट तो अपना है शीतू, बस तू देखता जा, ऐसे उड़ाऊंगा इस महाद्वीप को जैसे तूने असलियत तो दूर किसी हॉलीवुड फिल्म में नहीं देखा होगा। एक सेकंड में पूरा द्वीप शून्य, धुआं और गायब। मैग्नम के दावे में दम लग रहा है। अगर ये बात जनता तक पहुंच गई तो चारों तरफ बदहवासी का माहौल फैल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। नागराज, तुमने मैग्नम को देखा? उसने पावर ग्रिड की इमारत गिरा दी। सौदांगी, तुम कहाँ थी? मैग्नम के दिखने की खबर पाकर पावर ग्रिड की मेन बिल्डिंग की तरफ चली गई थी, पर मेरे वहां पहुंचने तक वो जा चुका था। हमें उसको ढूंढना होगा नागराज। अब उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी सौदांगी, क्योंकि अब से वो मुझे ढूंढेगा, क्योंकि जिस प्राचीन नगरी को वह गिराना चाहता है उसे मैं किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। मैं खुद जाऊंगा उस प्राचीन नगरी की रक्षा करने के लिए। अब जो वहां से एक ईंट भी हिलाएगा वो मौत से साक्षात्कार करेगा। एक तरफ प्राचीन नगरी को नेस्तानाबूद करने का दृढ़ इरादा और दूसरी तरफ ये महाशक्तिशाली नागराज की शपथ। क्या सूर्य से सूर्य टकराएगा और आसमान हो जाएगा लाल? जारी रहेगी ये चुनौती।